रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमांशी अपनी दोस्त पूर्वी के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी हिमांशी को रास्ते में एक गोला वाला दिखता है। हिमांशी गोले वाले को देखकर पूर्वी से कहती है, पूर्वी वो देख गोला वाला खड़ा है, चल ना गोला खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। गोला खाने में क्या मजा है, बस गोले को चूसते रहो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है गोला। यही तो मजा है गोला खाने का। अरे गोले में जो वो लिक्विड रहता है ना, काला खट्टा, मैंगो, अनार का, ये सब तो इतना मस्त लगता है ना, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है सोच सोच कर। अजीब पागल लड़की है तू। अरे गोले को सोचकर भी भला किसी के मुंह में पानी आता है। चल घर चल, कितनी धूप हो रही है, यहाँ खड़े होकर तू गोला खाएगी अब। यार गोला खाने का मजा तो धूप में ही आता है। चिलचिलाती गर्मी हो और इस तपती गर्मी में हम ठंडा ठंडा बर्फ का गोला खाएंगे, मुंह से लेकर पूरा पेट ठंडा हो जाएगा। चल ना। यार तुझे खाना है तो खा, मैं नहीं खा रही। अरे इतना ठंडा खाने लगी मैं तो मुझे जुकाम हो जाएगा। हाँ, तुझे तो जुकाम भी हो सकता है, तू है भी तो नाजुक कली। तू रहने दे, मैं तो जा रही हूँ गोला खाने। अब जब मुझे गोला खाते हुए देखेगी ना, तब मुंह बनाती रही हो तू। मैं क्यों मुंह बनाने लग गई? अरे भाई तुझे गोला पसंद है तो तू खाना, मैं तुझे गोले खाने से तो रोक नहीं रही। और मुझे गोला पसंद नहीं है तो मैं तुझे गोला खाते हुए देखकर मुंह क्यों बनाऊंगी? वो तो बस मुझे बोल रही है, लेकिन तू और तेरा मन तो जानता ही है कि तेरा कितना मन कर रहा है गोला खाने का। वो होते हैं ना शादी में जो लोग डांस तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई आकर पूछे इस बात का इंतजार करते रहते हैं। तेरा भी वही हाल है। देख मैं साफ बोल रही हूँ कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और अगर तू ऐसे ही बकवास करती रही ना तो मैं तो पक्का चली जाऊंगी और फिर तू अकेली ही घर जाइयो। अरे नहीं, बस थोड़ी देर और रुक जा, मैं जल्दी से गोला खाकर आती हूँ। हिमांशी को गोला खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो तो गर्मी के मौसम का बेसब्री से इंतजार करती थी कि कब गर्मियाँ आए और वो ठंडे ठंडे गोले का मजा ले। ऐसे ही हिमांशी एक दिन 2-2, 3-3 गोले एक साथ खा लेती है, और कोई समझदार अगर हिमांशी को टोकता तो भी हिमांशी उसकी बात नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन हिमांशी जिस गोले वाले से रोज गोला खाती थी, उसके पास जाकर कहती है, भैया एक काला खट्टा और एक मैंगो गोला लगा दो, और हाँ एक एक करके देना। वो क्या है ना, इतनी गर्मी हो रही है, कहीं मेरा गोला पिघल ना जाए इतनी गर्मी में। बिटिया एक दिन में ही तुम इतने गोले खा जाती हो, दांत सही सलामत तो है ना तुम्हारे? कहीं कोई एक आधा दांत टूट तो नहीं गया? क्या भैया, एक तो मैं आपकी बिक्री करवाती हूँ, ऊपर से आप मेरा ही मजाक बना रहे हो। अगर ऐसे ही मजाक बनाओगे ना तो मैं किसी दूसरे गोले वाले से गोला लिया करूँगी। अरे बिटिया आप तो गुस्सा करने लग गई, हमारा मतलब वो थोड़ी है। आप बिना, हम तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि गोला खाओ, खूब खाओ, लेकिन खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। भैया आपको समझ नहीं आता क्या, मैं क्या बोल रही हूँ और आप हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे और भी बहुत काम है, बस यहाँ आपकी बकबक ही नहीं सुननी। हिमांशी गोले वाले से साफ मना कर देती है और उसकी बातों को सुनने के लिए, जिसके बाद गोले वाला जल्दी जल्दी गोला बनाने लगता है। हिमांशी की गोला खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक रात काफी ज्यादा देर हो गई थी, करीब 12 बज रहे होंगे, तो हिमांशी को गोला खाने का मन होता है और वो खुद से बात करते हुए कहती है, यार ये मेरा गोले खाने की आदत ना एक दिन पक्का मुझे घर से बाहर निकलवा कर ही पाने की। अब इतनी रात हो गई है और मुझे गोला खाने का इतना ज्यादा मन है। बाहर गई तो माँ को पता चल जाएगा, तब तो पक्का बैंड बज जाना है मेरा। इससे अच्छा मैं अपने बॉयफ्रेंड को ही कॉल करके गोला लाने को कहती हूँ। हिमांशी अपने बॉयफ्रेंड सूरज को कॉल करती है और उससे कहती है, हेलो सूरज, कहाँ हो तुम? मैं अभी हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, जब लैंड हो जाएगा तब बात करता हूँ। सूरज मैं कुछ बोल रही हूँ, कहाँ हो बताओ जल्दी से। अरे 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 तुमने सच में कॉल किया है क्या? हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? अरे हाँ सब ठीक है, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम है? वो भी इस टाइम? अच्छा बताओ क्या काम है? सुबह उठकर सबसे पहले मैं तुम्हारा ही काम करूँगा। ये कोई सुबह का काम नहीं है, मुझे गोला खाने का मन कर रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा। एक काम करो, अभी गोला लेकर आ जाओ मेरे घर पर, और हाँ पीछे वाले दरवाजे से आना। ओहो, मैडम का गोला खाने का मन कर रहा है, ये तो बताया नहीं। आधी रात को घर बुला रही हो गोला खाने के लिए,
उसके बाद क्या होने वाला है? पूरी तैयारी के साथ आ जाऊं क्या? तुमसे जितना बोला है तुम उतना करो। गोला लेकर आओ और हाँ 2-3 ले आना अलग अलग फ्लेवर के। मुझे गोला देकर वापस चले जाना, ठीक है? अबे यार हिमांशी, तुमने आधी रात को मुझे इसलिए कॉल किया है कि मैं तुम्हारे लिए गोला लेकर आऊं। अरे इस टाइम मुझे गोला कहाँ से मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता कि गोला कहाँ से मिलेगा, तुम कैसे लेके आओगे। मुझे बस इतना ही पता है कि तुम मेरे लिए गोला लेकर आ रहे हो। समझ लो ये तुम्हारे प्यार की परीक्षा है। हिमांशी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। सूरज बेचारा अपने प्यार की परीक्षा को पार करने के लिए आधी रात में गोले वाले को ढूंढता है और हिमांशी के घर गोला लेकर जाता है। हिमांशी को जैसे ही गोला देता है तो वो सूरज से तुरंत गोला लेकर गेट बंद कर देती है और घर में चली जाती है। ये देखकर सूरज खुद से कहता है, बेटा सही फंसाए तू। उससे इतना प्यार है कि आधी रात को उसके लिए गोला लेके आ गया तू। और यहाँ क्या हुआ? उसने गोला लेते ही तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, होता है। हर कुत्ते का दिन आता है। तू तो वैसे भी इंसान है, तेरा भी आएगा। सूरज वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है। हिमांशी जिस गोले वाले से रोज गोला खाती थी वो कई दिनों से गोला लगाने नहीं आ रहा था। ये देखकर हिमांशी खुद से कहती है, ये क्या है, आजकल गोले वाले भैया आते क्यों नहीं हैं? ये वाले भैया के गोले तो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। बाकी सबके तो फीके ही होते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ गए। बिना गोला खाए तो मुझे कमजोरी सी होने लगी है। ऐसा लग रहा है कितने दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं खाया। हिमांशी तो मानो गोले वाले के ना आने से काफी ज्यादा परेशान ही हो गई थी। इसीलिए वो गोले वाले के घर जाती है। गोले वाले का घर पास में ही होता है। हिमांशी गोले वाले के घर जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि गोले वाला अपनी पत्नी से बात करते हुए बोल रहा है, अरे वो पानी दे दो जो नहाते समय बच गया था, उसकी ही बर्फ जमा देता हूँ। इतने दिन हो गए गोला बेचने नहीं गया मैं। लेकिन वो तो शायद थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। मैं दूसरा साफ पानी दे दूं, उसे जमा देना। अरे क्या साफ और क्या गंदा, वैसे भी लोगों को कहाँ कुछ पता चलना है। अरे मीठे गोले में भला क्या पता चलता है, और सब गोले वाले ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी से लेकर आओ। बहुत लोग हैं जिन्हें गोला पसंद होता है। अब हम गरीब लोग हैं, हर चीज बढ़िया थोड़ी कर सकते हैं। गोला वाला और उसकी बीवी के बीच की सारी बातें हिमांशी सुन लेती है और ये सब सुनने के बाद हिमांशी खुद से कहती है, हे भगवान, मैं अब तक इस गंदे पानी का गोला खा रही थी। अब तो गोले से विश्वास ही उठ गया है मेरा। अब ना खाने वाली मैं गोला। हिमांशी जब से उस गोले वाले और उसकी पत्नी की बातें सुनती है तब से तो हिमांशी गोला खाना बिल्कुल ही छोड़ देती है। सुबह 9 बजे के करीब गौतम और सेल्वी एक बेड पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी नींद में गौतम का हाथ सेल्वी के चेहरे पर चला जाता है और वो पड़े पड़े कहता है, बेबी एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना लाओ। तभी सेल्वी की आंखें खुलती है और वो उसका हाथ झटक कर कहती है, मैं तुम्हारी बीवी लग रही हूँ क्या? जाकर खुद बना लो और मेरे लिए भी बना लेना विदाउट शुगर। ओके ओके बेबी, सुबह सुबह गुस्सा मत करो, मैं ही जाता हूँ। सुनो, वॉशरूम कहाँ है? चेंज करना है मुझे। जरूरत क्या है, वैसे तुम इस नाइट सूट में ही जच रही हो, बट फिर भी कमरे से बाहर लेफ्ट साइड में ही है वॉशरूम। इतना कहकर वो बिस्तर से उठता है और हाफ पैंट में ही किचन में चला जाता है। कुछ देर में डोरबेल बजती है तो गौतम अंगड़ाई लेते हुए दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने अटैची बक्से के साथ उसकी माँ काकरी देवी बाहर खड़ी है, जिसे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। तभी काकरी देवी उसे धक्का देते हुए अंदर आकर कहती है, कारे, ये कच्चा पहन के माँ के सामने खड़ा है, शर्म लिहाज है कि नहीं? और कौन तपस्या में लगा हुआ था क्या कि दरवाजा खोलने में इतना देर लगा दिया? मम्मा, आप आज कैसे? आप तो परसों आने वाली थी ना? तुम्हारे मुंह से एक कचरा लाइन सुनकर ना मन कर रहा है एक कंटाप दे दे सुबह सुबह। अरे पड़ोसों के आते आज टपक गए तो खुशी नहीं हो रही तुमको? अब कब तक माँ के सामने ऐसा नंगा बदन लिए खड़ा रहेगा? अरे मुझे क्या पता था आप सुबह अचानक से याद हमकोगी। यहीं बैठो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ बेडशीट लपेटे सेल्वी आती है और गौतम से कहती है, गौतम यार, वॉशरूम में शैम्पू नहीं रखते क्या तुम? अभी क्या मैं साबुन से बाल धोऊं? मतलब कुछ भी। तुम कौन हो? ये आपकी बहू है माँ। हाँ बहू है आपकी। बहू? तभी गौतम सेल्वी को इशारा करता है और सेल्वी लपेटी हुई बेडशीट का पल्लू
सर पर लेकर कहती है, हाँ बहू, बहू हूँ मैं आपकी, पाए लागू सासू माँ। नालायक, नास पीटे, शादी करके बैठे हो और हमको खबर भी नहीं किए। कसम से अपने बाप पर गए हो बिल्कुल। सासू माँ माफ कर दीजिए ना, आखिर बेटा है आपका। हाँ हाँ, लुगाई हो तो तरफदारी ना करो। और एक बात बताओ, साड़ी सूट नहीं है जो पलंग का चादर लपेटे घूम रही हो, हटाओ इसको। नहीं, मेरा मतलब मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो फटाक से कमरे में चली जाती है और चेंज कर लेती है। कुछ देर में गौतम कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी सेल्वी उस पर भड़क कर बोलती है, बहू बहू माय फुट। अरे और कुछ नहीं बोल सकते थे? क्या कहता, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी और रात को मेरे घर रुकी थी? अरे ये सुनते ही मेरी माँ कंटाप लगा लगा कर इस घर में मेरी कब्र खोद देती। तुम जानती नहीं हो उन्हें, मिर्जापुर की काकरी देवी हैं वो। अब भी अपने पर्स में कट्टा लेकर घूमती हैं। सच बताया है ना तो उस कट्टे से हम दोनों को ढेर कर देंगी। क्या मुसीबत है यार, लेकिन मुझे क्या, क्यों घिसू पिसू मैं तुम दोनों माँ बेटों के बीच में? यार सेल्वी, बस 7 दिन की बात है, बस 7 दिन की। माँ को शहर की आबो हवा ज्यादा भाती नहीं है, तुम बस समझ लो ये तुम्हारा 7 दिन का ससुराल है। 7 दिन का ससुराल, वो भी बिना शादी के? व्हाट द हेल। गौतम के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद सेल्वी उसके घर को 7 दिन का ससुराल मानने के लिए तैयार हो जाती है। गौतम एक मनचला लड़का था जिसकी अब तक कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। उन्हीं में से एक सेल्वी थी जो उसके घर रुकी थी और अचानक गांव से उसकी माँ के आ जाने से उसे नाटक करना पड़ता है क्योंकि गौतम अपनी माँ से बहुत डरता था। तो आइए देखते हैं 7 दिन के ससुराल में सेल्वी के दिन कैसे गुजरते हैं। आइए बात करते हैं पहले दिन। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, बताओ, अरे तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है का? सुन काहे नहीं रही हो? आपने मुझे आवाज दी क्या? आप तो किसी बहुरिया बहुरिया को बुला रही थी ना? तुमको होश वोश है कि नहीं? अपने ससुराल में हो, तुम भूल तो नहीं गई? तुमको आवाज दे रहे हैं कब से। भूलूंगी कैसे, 7 दिन जो गुजारने हैं यहाँ। बताइए क्या बात है सासू माँ? बात ये है कि हमको लगी है भूख, तो कुछ बढ़िया सा खाने को चाहिए, इसलिए यहाँ रसोई में पहुँचो। खाना बनाने की बात सुनकर ही सेल्वी के पसीने छूट जाते हैं और वो किचन में जाकर जैसे तैसे पोहा बनाकर अपनी सास को परोस देती है, जिसे खाकर काकरी सेल्वी तो सेल्वी गौतम को भी खरी खोटी सुनाती है। दूसरे दिन काकरी सेल्वी को अपने साथ मंडी ले जाती है, जहाँ सब्जी वाले से सेल्वी कहती है, भैया ये ब्रोकली कैसे दिए? 50 रुपए किलो मैडम। ठीक है 1 किलो कर दो। ओ, ये का हरी गोभी ले रही हो? ये भी कोई सब्जी है? ओ सब्जी वाले, तुम आधा किलो घुइया, 1 किलो टिंडे और 1 किलो पाव परवल तोल दो और भाव थोड़ा ठीक ठीक लगाना। सासू माँ, ये गुइया टिंडे परवल में क्या स्वाद आता है जो ब्रोकली में नहीं है? इसमें देसी स्वाद है जो तुमको पता नहीं है। शादी हो गया, थोड़ा मोल भाव करना सीख लो, काम आएगा। ये लीजिए अम्मा जी आपकी सब्जियाँ। अम्मा किसको बोला रे? मैडम बोलो मैडम, वरना एक कंटाप देंगे तुमको। कुछ देर में दोनों घर लौट आती हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजरते हैं। काकरी सेल्वी को खाली बैठने ही नहीं देती। चौथे दिन रात को कमरे में जब गौतम आता है तो सेल्वी जोर से उसके मुंह पर तकिया फेंक कर कहती है, तुम्हारे कारण 4 दिन से इस सो कोल्ड ससुराल में जिंदगी झंड हुई पड़ी है मेरी। बेबी देखो, जैसे तैसे 4 दिन गुजर गए हैं, अब बस 3 दिन और 8वें दिन तुम्हें इस ससुराल से छुट्टी मिल जाएगी। पता नहीं कब पूरे होंगे 7 दिन। ससुराल में सास बहू को नौकरानियों की तरह नचाती है। ससुराल ऐसा होता है तो अच्छा है कि ये ससुराल सिर्फ 7 दिनों का है, वरना तुम्हारी माँ के आगे पीछे नाचते नाचते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अगले दिन जब दोनों फ्रेश होते हैं तो देखते हैं कि नाश्ता टेबल पर तैयार रखा है और उसकी सास हलवा लिए वहाँ आती है। अरे तुम दोनों ऐसे का ताक रहे हो? खाना खाओ। वैसे ये कमाल कैसे हो गया गौतम? चुप करो यार, और बहू होने के नाते कुछ बोलने का नाटक करो। सासू माँ, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं रही, पर हम सोचे कि कुछ दिनों में तक गांव लौट जाएंगे, उससे पहले अपने बेटा बहू को स्वादिष्ट खाने का स्वाद चखा दे। अब घूरो नहीं, टूट पड़ो। जिसके बाद तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और दोनों ही खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सब्जी काटते हुए सेल्वी की उंगली कट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है।
उसके रोने की आवाज सुनकर काकरी वहाँ आती है। हाय दैया, तुमको भी ना कोई काम नहीं आता ढंग से, कटवा ली ना उंगली। कितना खून बह रहा है, सासू माँ कुछ करो ना। कैसे रो रही हो? अरे शांत हो जा, इधर आ। तभी काकरी ठंडे पानी से उसके हाथ धुलवाती है और फिर उसकी उंगली में दवाई लगाकर बैंडेज लगा देती है और उसे कमरे में भेजकर खुद किचन का काम करने लगती है। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर सेल्वी मन ही मन कहती है, कल सासू माँ के हाथ का इतना टेस्टी खाना खाया। सच में स्वादिष्ट खाना क्या होता है ये मुझे कल पता चला। आज सासू माँ का मेरी उंगली पर छोटा सा कट लग जाने पर मेरी इतनी केयर करना। जब तक वो यहाँ से चली जाएंगी तो मुझे ये दिन याद आएंगे। काश जिंदगी ऐसे ही कटती रहे। काकरी देवी के साथ उसकी बहू बनकर इतने दिन बिताने के बाद सेल्वी को अब अच्छा लगने लगा था। अब आता है ससुराल का 7वां दिन। गौतम तैयार होकर हॉल में आता है। तभी काकरी मंदिर से लौटती है और उससे कहती है, कहीं बाहर जा रहा है का? माँ आप भूल गई, आज दोपहर में आपके गांव की ट्रेन है ना। आपने पैकिंग वैकिंग तो कर ली ना? नहीं की तो सेल्वी मदद करवा देगी आपकी। अच्छा ट्रेन? अरे हम तो तुझे बताना ही भूल गए कि तेरे पिताजी का फोन आया था। उन्होंने कहा वहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, तो तुम आराम से बेटे के साथ रहो। मतलब बुड़बक हो, दिमाग कम है, मतलब हम कहीं नहीं जा रहे। इतना कहकर काकरी वहाँ से चली जाती है और दोनों हैरानी से अपना सर पकड़ लेते हैं। तभी गौतम कहता है, ये क्या हो गया भगवान? मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया भगवान ने तो। मैंने तो भावनाओं में बहकर कह दिया था, अभी 7 दिन का ससुराल 7 जन्मों का ससुराल बनेगा क्या मेरा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।